हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और दाब का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन है क्रियाकलाप 7। कांच की एक छोटी सी खाली बोतल के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें लगाएं और मुंह को सिक्के से ढक दें। ओके, तो सबसे पहले कांच की एक छोटे से खाली बोतल लेते हैं। अब उस खाली बोतल के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें लगाते हैं और जो मुंह है उसको क्या है, सिक्के से ढक देते हैं। अब हाथों को आपस में रगड़कर गर्म करें और आधे मिनट के लिए बोतल को हाथ से पकड़ें। अब हम अपने हाथों को क्या है, आपस में रगड़कर गर्म करते हैं और उस बोतल को आधे मिनट के लिए हाथ से पकड़ते हैं। आपको सिक्का नाचता नजर आएगा। ओके, तो जो सिक्का है वह नाचता नजर आता है। सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा। ओके, तो यह किस कारण से होता है? तो यह ऊष्मा के प्रसार के कारण होता है। यह गैस का किस प्रकार का प्रसार है? नियत आयतन पर प्रसार या नियत दाब पर प्रसार। ओके, तो यह गैस का नियत आयतन पर प्रसार के कारण होता है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। ओके, तो क्योंकि उस बोतल का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। जब हम अपने हाथ को आपस में रगड़कर गर्म करके बोतल को पकड़ते हैं तो उस बोतल के अंदर जो स्थित जो गैस का दाब होता है बढ़ता है, जिसके कारण जो सिक्का है वह नाचता नजर आता है। ओके, तो इस कारण से जो हमें सिक्का है वह नाचता नजर आता है। प्रश्न, गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही क्यों संभव है? तो गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार इसलिए संभव होता है क्योंकि द्रव या फिर गैस या फिर द्रव का जो कोई भी आकार नहीं होता, अर्थात उसका जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता। इसके कारण से जो गैस और द्रव में केवल आयतन प्रसार ही संभव है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ऊष्मा मिलने पर पदार्थ की अवस्था एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ओके, तो जो ऊष्मा मिलने पर जो पदार्थ की अवस्था वह एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि क्या है, ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में। ओके, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें और उदाहरणों के साथ समझे। तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र 13, वस्तु को ऊष्मा देने अथवा लेने से वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब इस बर्फ को ऊष्मा देने पर क्या होता है, गलित होता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो गलन किसे कहते हैं? तो ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसे ही गलन कहते हैं। अब इस पानी को गर्म करते हैं तो क्या है, ऊष्मा देने पर क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो वाष्पन किसे कहते हैं? तो द्रव पदार्थ का वाष्प में जो बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसे ही वाष्पन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, भाप में परिवर्तित हो गया। ओके, अब चलिए इसका विपरीत प्रोसेस देखते हैं। तो भाप अर्थात ऊष्मा की जो अवस्था होता है उसको द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसको संघनन कहते हैं। अर्थात इस भाप में से ऊष्मा लेने पर क्या होता है, यह पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो संघनन किसे कहते हैं? तो ऊष्मा का द्रव अवस्था में जो बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसे ही संघनन कहते हैं। ओके, अब इस पानी को और ठंडा करते हैं तो क्या होता है, इस पानी से और ऊष्मा लेने पर क्या होता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यह हिमीकरण होता है। तो हिमीकरण किसे कहते हैं? तो द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में जो बदलने की प्रक्रिया होता है उसे ही हिमीकरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से इसके डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो गलन, वाष्पन, संघनन और हिमीकरण। तो गलन किसे कहते हैं? तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसको गलन कहते हैं। और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जो बदलने की प्रक्रिया होता है उसको वाष्पन कहते हैं। और गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जो बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसको हिमीकरण कहते हैं। ओके, आप लोग इस प्रकार से याद रखना कि जो गलन होता है वह क्या होता है, ठोस का गलित होना, अर्थात इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। और वाष्पन से याद रखना, वाष्प से याद रखना वाष्पन। और संघनन अर्थात जो पानी का एकत्रित होना उसको क्या होता है, संघनन या फिर संघनित होना। ओके, तो इस संघनन को याद रखना।
और हिमीकरण अर्थात बर्फ। ओके, तो क्या है, जो द्रव है उसका बर्फ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसको हिमीकरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो वस्तु को ऊष्मा देने पर क्या है, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन अर्थात बर्फ से पानी और पानी से भाप में परिवर्तित होता है, और वस्तु से जो ऊष्मा लेने से वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है वह भाप से द्रव अर्थात गैस से द्रव और द्रव से ठोस में होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 8। एक बर्तन में बर्फ की कुछ टुकड़े लें और थर्मामीटर की मदद से इसका ताप नोट करें। ओके, तो एक बर्तन में क्या है, बर्फ के कुछ टुकड़े ले जाएं और थर्मामीटर की सहायता से उसकी जो तापमान है उसको नोट करते हैं। जैसे जैसे आप बर्फ को गर्म करेंगे वह पिघलने लगेगी। ओके, तो जैसे जैसे हम उस बर्फ को गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं तो क्या हुआ, पिघलने लगता है। उसका ताप नोट करते रहें जब तक कि बर्फ पिघल नहीं जाते। ओके, तो उस बर्फ का जो तापमान है उसको नोट करते रहते हैं जब तक कि जो बर्फ हवा पिघल नहीं जाता। अब इस पानी को और गर्म करते रहिए और ताप नोट करते जाएं। ओके, अब इस पानी को और गर्म करते जाते हैं और इसका जो तापमान है उसको नोट करते हैं। जब यह पानी उबलने लगे और भाप में परिवर्तित होने लगे इसका ताप नोट करें। ओके, तो जब यह पानी क्या उबलने लगे और भाप में परिवर्तित होने लगे तो इसका जो तापमान है उसका नोट करते हैं। अब अपने अवलोकन का ग्राफ बनाएं। ओके, तो अब हमने जो अवलोकन किया उसका ग्राफ बनाते हैं। क्या यह ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। ओके, तो जो ग्राफ है वह ये चित्र 14 के अनुसार दिखता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। चित्र 14 अवस्था परिवर्तन में ली गई या दी गई ऊष्मा ताप वृद्धि में दिखाई नहीं देती। ओके, तो जो अवस्था परिवर्तन में लिए गए या फिर जो दिया गया ऊष्मा है वह ताप वृद्धि में दिखाई नहीं देता। ओके, तो चलिए इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यह ग्राफ है ऊष्मा और तापमान के मध्य। ओके, तो मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है वह ठोस है, तो ठोस को ऊष्मा देने पर क्या होता है, ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन अर्थात गलन। ओके, तो यह कैसे होता है, तो यह गलन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ठोस है उसका जो तापमान होता है वह नियत अर्थात निश्चित होता है, और यहाँ पर जो ऊष्मा दिया जा रहा है वह ठोस को तापमान बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर उपयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ठोस है वह जैसे ही द्रव अवस्था में बदलने लगता है तो वह तब तक बदलता है जब तक उसका जो पूरा ठोस है वह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक वह द्रव अवस्था में बदलता है। ओके, तो जिसके कारण इसका जो तापमान होता है वह नियत अर्थात निश्चित होता है। ओके, अब द्रव को ऊष्मा देने पर क्या होता है, द्रव क्या है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन अर्थात वाष्पन। ओके, तो यह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। ओके, तो यहाँ पर भी जो द्रव होता है वह वाष्पित होने लगता है, तो वाष्पित बिंदु पर आने पर वह द्रव तब तक वाष्प होता है जब तक जो पूरा द्रव वाष्प नहीं हो जाता। ओके, यह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। हमने देखा कि गर्म करने पर पदार्थ का ताप बढ़ता जाता है। ओके, तो हमने देखा था कि जो गर्म करने पर किसी भी पदार्थ का जो तापमान है वह बढ़ता जाता है। एक ताप पर पहुंचने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है और इस परिस्थिति में पदार्थ का ताप बढ़ना रुक जाता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर ठोस में क्या है, तो ठोस के ऊष्मा देने पर क्या होता है, यह इसकी अवस्था पर होता है द्रव में परिवर्तित होने लगता है, और द्रव में तब तक परिवर्तित होता है जब तक जो पूरा ठोस है वह द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता, अर्थात पदार्थ का ताप बढ़ना रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर प्राप्त की गई ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ का ताप बढ़ाने की जगह अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि जो ऊष्मा दिया जा रहा है अर्थात ठोस को ऊष्मा देने पर या फिर द्रव को ऊष्मा देने पर जो यहाँ पर जो ऊष्मा दिया जा रहा है वह पदार्थ के ताप बढ़ाने के लिए नहीं, यह अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाता है। ओके, चूंकि यह दी गई अथवा पदार्थ से ली गई ऊष्मा ताप वृद्धि के रूप में दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, तो यह जो दी गई अथवा जो पदार्थ से ले गई ऊष्मा है वह ताप वृद्धि के रूप में दिखाई हम नहीं पड़ता। ओके, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, तो चलिए लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं उसको बारे में जानते हैं। किसी पदार्थ का ताप परिवर्तित किए बिना इसकी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर ठोस में क्या होता है, ठोस में क्या दे देते हैं इसको
ताप में परिवर्तित ठोस को क्या देते हैं, उष्मा देनी पड़ता है। उसका जो तापमान तो निश्चित रहता है, किंतु जो उसका जो अवस्था क्या है, ठोस से द्रव में हो जाता है और द्रव का वाष्प में हो जाता है। इसी को ही क्या होता है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ का ताप परिवर्तित किए बिना इसकी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, आप लोग गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट का डेफिनेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, तो भौतिक अवस्था जैसे कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव और द्रव से ठोस, तो क्या है भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ले गए ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होता है। ओके, तो जो गुप्त ऊष्मा हुआ वह दो प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में जो दिए गए जो ऊष्मा की जो मात्रा होता है उसे ही गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि गलन अर्थात क्या होता है, गलना। तो क्या होता है, ठोस से द्रव पदार्थ में गलना। तो इस प्रकार से याद रखने हैं, इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब क्या है एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता है तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में जो दिए गए ऊष्मा की मात्रा होता है उसे ही गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, गुप्त ऊष्मा को एल से प्रदर्शित करते हैं और जो गुप्त ऊष्मा है उसको एल से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इसका मात्रा कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है और इसका जो मात्रक होता है वह कैलोरी ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के ही 1 किलोग्राम जल में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ओके, तो जो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होता है वह 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। अर्थात जो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस 1 किलोग्राम जल में बदलने के लिए क्या हमको 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होता है। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m तथा गुप्त ऊष्मा L हो तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा Q = mL होती है। ओके, तो यदि किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान m तथा गुप्त ऊष्मा L हो तो क्या है, निश्चित ताप पर पदार्थ द्वारा जो दी गई या फिर जो ली गई ऊष्मा होता है वह Q = mL होता है। ओके, जो Q होता है वह ऊष्मा होता है, m से द्रव्यमान, और जो L होता है वह गुप्त ऊष्मा का नियतांक होता है। ओके, द्रव से ठोस में बदलने के लिए समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ले जाते हैं और जो द्रव से ठोस में बदलने के लिए जो समान मात्रा में ऊष्मा है पदार्थ से लिया जाता है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो गलन की गुप्त ऊष्मा होता है उसको एल से दर्शाया जाता है। ओके, क्योंकि जो एल होता है वह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ओके, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एफ किसको दर्शाता है, फ्यूजन अर्थात गलन को दर्शाता है, इसलिए जो गलन की गुप्त ऊष्मा होता है उसको एल एफ से दर्शाया जाता है। ओके, दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एकांक द्रव्यमान की द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो एकांक द्रव्यमान की द्रव को क्या है, उसके क्वथनांक पर अर्थात द्रव को क्या है, क्वथनांक अर्थात उसके गैस या फिर वाष्प पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए जो लगने वाली ऊष्मा को ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसका डेफिनेशन आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी एकांक द्रव्यमान में के द्रव पदार्थ को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, इस गुप्त ऊष्मा को भी एल से प्रदर्शित करते हैं, उसको भी क्या है,
एल से प्रदर्शित किया जाता है। वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ले जाती है, और जो वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से लिया जाता है। ओके, तो इसको एल वी से दर्शाया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो वी किसको दर्शाता है? वेपोराइजेशन, अर्थात वाष्पन को दर्शाता है। ओके, तो आप लोग गलन की गुप्त ऊष्मा एवं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में याद रखना कि जो गलन की गुप्त ऊष्मा होता है वह ठोस पदार्थ क्या होता है? ठोस से द्रव में बदलता है, और जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है वह द्रव से गैस पदार्थ में बदलता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।